वेद्या राजधानी राजधानी विविध कला अर्थशास्त्र गायन गणित खनिज औषधि रसायन प्रदीप। आप लोगों को स्मरण होगा कि 1891 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज से पहले। अगर आप नवजागरण की बात करें और बनारस संस्कृत कॉलेज की भूमिका की बात न करें तो कहानी अधूरी रह जाती है, क्योंकि इसके पर्याप्त साक्ष्य है कि बनारस संस्कृत कॉलेज में जिस प्रकार का अध्ययन हुआ उसका भारतेंदु समेत उस दौर के तमाम लोगों पर गहरा प्रभाव संवाद है। इसलिए अगर आप बनारस नवजागरण की बात करते हैं तो उसमें बनारस संस्कृत कॉलेज में किस प्रकार का ज्ञान पैदा किया जा रहा था इसकी बात भी आपको करनी है। दूसरा ये जैसा मैंने कहा कि जिसको आप उर्दू के रूप में अलग कर देते हैं उसमें क्या हो रहा था उसकी बात करनी है। तीसरा ये कि अभी भी अगर आप 19वीं सदी पर ही अपने को केंद्रित करें नवजागरण के संदर्भ में, तो 19वीं सदी में तो खड़ी बोली के साथ साथ ब्रजभाषा में भी प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा जा रहा था। क्योंकि उस दौर की पूरी बहसें अगर आप देखें, और भारतेंदु से बहुत पहले शिव प्रसाद जी जो काम कर रहे थे सितारे हिंद, और उसके साथ साथ सर सैयद अहमद खान, तो वो जो दोनों बहसें हिंदू और मुसलमान, भाषा का सवाल और भाषा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण नौकरी का सवाल, उच्च पदों पर आसीन होने का प्रशासन में वो पूरा तंत्र है, पूरा जो ताना बाना है, उसमें अपनी उपस्थिति का जो सवाल है। और वो ऐसा नहीं कि मैं हिंदू नवजागरण कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी हिंदू जाति उसमें, जिसे रामविलास जी जाति कहते हैं, कि वो पूरी हिंदू जाति शामिल है। उसमें भी अपर कास्ट और अपर क्लास के हिंदू हैं, और उसी तरीके से मुसलमानों में भी अपर कास्ट और अपर क्लास के मुसलमान शामिल हैं। तो ऐसे परतंत्र देश में नवजागरण संभव नहीं, बल्कि उल्टा है मेरी समझ। ऐसी परतंत्रता में ही जागरण की चेतना की जरूरत है, और हमारे यहाँ यह दिखा है। भारतेंदु जब कहते हैं स्वत्व निज भारत गहे, तो क्या वह स्वतंत्र भारत था? नहीं था। पर उसी भारत को स्वतंत्र करने की चेतना, उसकी चिंता थी। यह चिंता जागरण का प्रमाण है। और इसलिए देखिए, ये बहुत लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है, और अब वह बहस भी पुरानी हो गई है कि वह हिंदू नवजागरण था। इसी बनारस में उस घटना का तो मैं साक्षी हूँ कि भारतेंदु को नवजागरण का नायक बताने के बदले शिव प्रसाद सितारे हिंद को एक नवजागरण के अधिकारी विद्वान खलनायक बता रहे थे। और वह पूरा प्रसंग, तो बनारस के संदर्भ में जब नवजागरण पर बात करें तो इतना सीधा सरल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। समस्या हमारे समय की यह है कि हम अपने समय की चिंताओं, अपने समय के संघर्षों को इतिहास में लाद कर उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। अब और अधिक हम दूसरों के अधीन नहीं रह सकते। और नर नारी सम होए, इन तीन चिंता को हम कैसे भुला सकते हैं नवजागरण के प्रसंग में? ये शब्द पुराना हो चुका हो, घिसा पीटा हो चुका हो, इसका अर्थ अब वैसा न आ रहा हो। तो शब्द तो मेरा नाम प्रभात है, क्या वही अर्थ आ रहा है अब भी इसमें जो बहुत पहले आया करता था? नहीं आता है। बनारस की भूमिका नवजागरण के प्रसंग में इसलिए जाननी जरूरी है कि भारत दुर्दशा जैसा नाटक बनारस को छोड़कर भारत में कहीं नहीं लिखा जा सकता। तरह तरह के जो पात्र हैं उसमें, इतने तरह के लोगों की रिहाइश बनारस को छोड़कर भारत में कहीं संभव नहीं। पूरे बंगाल का नवजागरण अंततः कहाँ पहुंच रहा था? बंग माता के आंदोलन में। पूरे महाराष्ट्र का नवजागरण, आप पुस्तक देख लीजिए, महाराष्ट्र जीवन प्रभात, उसकी चिंता वहीं तक सीमित थी। यह इस नाटक का शीर्षक ही इस बात का संकेतक है कि यहाँ पहुंचकर नवजागरण की चिंता में पहली बार भारत उपस्थित होता है। और छोटे से उस नाटक के अलग अलग पात्रों को आप देखिए, पूरे भारत के जागरण का बोध होगा। एक पात्र ही है भारत दुर्दशा नाम का।
मैथिली शरण गुप्त 1912 में जब भारत भारती की रचना करते हैं, तो हमारी जो आज की समझ है वो आज नहीं पैदा हुई कि हम क्या कर रहे थे, क्या नहीं करना था। ये सारी चीजें उस समय भी मौजूद थी। कहते हैं वो, है ब्रिटिश साम्राज्य की ही कृपा कि हम कुछ जग गए। वहां जगना कहाँ से आ गया है? समाज विज्ञान से नहीं आया, पर चिंता तो है कि हम जग रहे हैं। यह जागरण शब्द जहां से भी आप ले आए, पर इस कविता के प्रमाण से मैं कहता हूं कि एक जागरण हो रहा था। ये जो तीन जो कह रहे हैं, क्या है ऐसा कि लोक जागरण की परंपरा को बनारस और भारतेंदु मंडल के लेखकों ने सीधे सीधे अपनाया। इन दोनों की कड़ी को हम कैसे जोड़ सकते हैं? तीन चिंताएं दिखाई पड़ती हैं नव जागरण के अग्रदूतों के।